हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ एमसीबी ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं कोई नई गाड़ी लेके नहीं आया हूँ। आज मैंने सोचा थोड़ा सा पुरानी गाड़ी का भी एक रिव्यू कर लें, क्योंकि पुरानी गाड़ियों का भी एक अपना ही क्या कहते हैं बेंचमार्क होता है हर कंपनी के अपने अपने प्रोडक्ट का। तो ये जो आप गाड़ी सामने देख रहे हैं ये i10 है 1.2। थोड़ा सा इस गाड़ी की हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। हुंडई ने पहली बार इस गाड़ी को जब लॉन्च किया था तो आई थिंक 2007 में लॉन्च किया था, और उस समय ये 1.1 लीटर इंजन के साथ आती थी, यानी 1100 सीसी इंजन के साथ। और उस समय एक गाड़ी का दबदबा और था मार्केट में, वो थी मारुति की वैगनार। वो भी सेम 1100 सीसी इंजन के साथ आती। पर जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी फर्स्ट जनरेशन, ये भी फर्स्ट जनरेशन आप देख रहे हैं बस इसमें आपको डिटेल बाद में बताऊँगा। ये गाड़ी भी आप फर्स्ट जनरेशन देख रहे हैं और ये फर्स्ट जनरेशन वाला ही लुक है। तो जब i10 को लॉन्च किया गया फर्स्ट जनरेशन में 1100 सीसी इंजन के साथ, तो उस समय एक गाड़ी का पहले से ही ऑलरेडी मार्केट में दबदबा था, वो था आपका मारुति की वैगनार। सेम इंजन, थोड़ा बहुत bhp का फिगर में क्या कहते हैं इंक्रीज़ या डिक्रीज हो सकता है, लेकिन मारुति भी वो लग्जरी प्रोवाइड नहीं दे पा रही थी जिस समय हुंडई ने इस गाड़ी को लॉन्च किया, और उसने 1.1 लीटर में भी अच्छा खासा लग्जरी कस्टमर को प्रोवाइड कराया। फिर एक या सवा साल के बाद 2008 में या 2009 के बीच में, क्योंकि ये गाड़ी तो 2009 की है, तो आई थिंक 2008 में ही उन्होंने इसी लुक के साथ एक नए इंजन को इंट्रोड्यूस कराया, वो है 1.2। यानी कि पहले 1100 सीसी में आती थी, फिर आने लगी 1200 सीसी में। और उस समय 1200 सीसी इंजन में मारुति के पास भी, मेरे ख्याल से कंफर्म नहीं हूँ पर जितना नॉलेज है मेरे को उस बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ, उस समय मारुति के पास भी 1.2 लीटर में कोई गाड़ी नहीं थी। एक उनकी वैगनार चल रही थी, वो आपकी 1.1 लीटर में चल रही थी। जब ये 1.2 लीटर में फर्स्ट जनरेशन i10 लॉन्च हुई, उसके बाद उस समय उनके पास स्विफ्ट आती थी 1.3 लीटर इंजन में साथ पेट्रोल में। तो उसके बाद जब इसने अपना मार्केट में अपने आप को मेंटेन किया, स्टेबल किया और हर कस्टमर को, हर बायर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो शायद उन्होंने भी स्विफ्ट को 1.2 लीटर में इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर भी कहीं ना कहीं इसने अपने आप को कहीं पे भी, आप कह सकते हैं कहीं पे भी अपने आप को, जो इसकी वैल्यू थी उसको कहीं पे भी डिक्रीज नहीं होने दिया, कहीं पे भी कमी नहीं होने दी उसमें। क्यों? उसकी वजह है हुंडई छोटी गाड़ियों में, और सेंट्रो जो कि 98 या 97 में लॉन्च हुई थी पहली बार, सेंट्रो को आप कह सकते हैं हुंडई का बैकबोन आप कह सकते हैं। उसके बाद इस गाड़ी ने छोटी गाड़ियों में हुंडई की तरफ से एक बूस्ट पैदा किया। 2008 या 2009 के बाद 2010 या 11 में आई थिंक आपको फिर i20 ने भी वही बूस्ट, वही एनर्जी मेंटेन करी, वो भी सेम इंजन के साथ, यानी कि 1.2 लीटर इंजन के साथ। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को भी पता है, और जो हुंडई बायर्स है उनको भी पता है कि हुंडई कस्टमर्स को या बायर्स को क्या देता है। सबसे पहली चीज़, जितने लुक उनके बाहर से अट्रैक्टिव होते हैं, यानी एक्सटीरियर लुक जितने उनके अट्रैक्टिव होते हैं, उतना ही वो काम इंटीरियर में भी करते हैं। यानी कि इंटीरियर जो आपकी गाड़ी को आप जब लेंगे तो उसमें आपको अपने ही बजट में, जो भी आपका बजट है, उसमें आपको कहीं से ये नहीं लगेगा कि चीप थिंकिंग या चीप क्वालिटी नहीं मिलेगी। आपको कहीं ना कहीं उसमें भी लग्जरी फील होगा। जैसे मैं इस वाली गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो ये 2009 i10 है 1.2 कापा इंजन के साथ जब आई थी ये फर्स्ट जनरेशन। ये इसका स्पोर्ट्स वेरिएंट है, और हुंडई में अगर आप जाना चाहेंगे तो आपको पता ही होगा कि छोटी गाड़ियां जो हैं वो 4 वेरिएंट में डिवाइड होती थी, एरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा। अब तो खैर 1-2 वेरिएंट और कर दिए, लेकिन स्पोर्ट्स उस टाइम पे अपने आप में इतना कंप्लीट वेरिएंट होता था ना कि बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा पे जाते थे। और उस टाइम पे एक्स्ट्रा में सिर्फ 1 या 2 यानी मैक्सिमम 3 फीचर्स एक्सपेंड हो जाते थे, लेकिन स्पोर्ट्स में सारी की सारी चीज़ें फुल हो जाती थी। लेकिन अगर आप आज स्पोर्ट्स में जाएंगे ना किसी भी i10 में, तो वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें डिसअपॉइंटिंग लगेंगी, जो कि मुझे लगती है आज की डेट में। बाकी तो गाड़ी ने अपने आप को तब से लेके अब तक काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है पिछले 15 सालों में। ये फर्स्ट जनरेशन ही, उसके बाद इसी गाड़ी का फेस लिफ्ट भी आया था, उसने भी अपने आप को मेंटेन किया। फिर i10 का ग्रैंड i10 जो कि नेक्स्ट जनरेशन हो गया, उसने भी अपने आप को मेंटेन किया। उसके बाद फिर नियोस आया, नियोस ने भी आज की डेट में अपने आप को मेंटेन कर रखा है।
और अगर मैं आज की बात करूं तो नियोस का जो है फेस लिफ्ट, थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंज के साथ, थोड़ा सा एक्सटीरियर कॉस्मेटिक चेंज के साथ गाड़ी फेस लिफ्ट इसका नियोस का भी लॉन्च हो चुका है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, इस गाड़ी के अंदर जब स्पोर्ट्स वेरिएंट तब लॉन्च हुआ था ना, तो उसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते थे जो आज के स्पोर्ट्स में नहीं मिलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जब आप आज की डेट में अगर स्पोर्ट्स वेरिएंट लेने जाएंगे i10 का, तो आपको, जैसे मैं इसकी अगर मैं की ऑन करूं, अगर आप आज की डेट में अगर स्पोर्ट्स लेना चाहते हैं i10 का, जो कि नियोस फेस लिफ्ट क्या कहते हैं, न्यू रिसेंटली लॉन्च हुआ है अभी अप्रॉक्स 15-20 दिन पहले, और बुकिंग्स भी उसकी काफ़ी अच्छी चालू हो गई। तो आज की स्पोर्ट्स में और तब की स्पोर्ट्स में क्या क्या डिफरेंस हुआ था, और फर्स्ट टाइम छोटी गाड़ियों में हुंडई ने जो कुछ ऐसे फीचर्स दिए थे जो मारुति भी नहीं इंट्रोड्यूस करा पाया था। तो सबसे पहले उसी चीज़ की बात कर लेते हैं कि उस समय पे हुंडई ने ऐसे कौन से फीचर्स दिए थे जिससे गाड़ी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और गाड़ी ने अपने आप को एक लग्जरी सेगमेंट में इंट्रोड्यूस कराया था। छोटी गाड़ियों में किसी ने भी टिल्ट स्टीयरिंग प्रोवाइड नहीं करा था। ये वो स्पोर्ट्स है जिसमें आपको टिल्ट स्टीयरिंग उस समय i10 ने इंट्रोड्यूस कराया था। ये वाला फंक्शन तो आज की स्पोर्ट्स वेरिएंट में भी आता है i10 में। उस समय स्पोर्ट्स वेरिएंट में आपको मैं बता देता हूँ, सेकंड वन मोर थिंग, बोथ साइड वैनिटी मिरर मिलते थे, को पैसेंजर साइड भी और ड्राइवर साइड भी। लेकिन अगर आप आज की i10 में जाएंगे, वो भी स्पोर्ट्स वेरिएंट में, तो आपको सिर्फ एक साइड वैनिटी मिरर मिलेगा, सेकंड साइड दूसरी साइड आपको सिर्फ टिकट होल्डर मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं फीचर्स मिसिंग है। अब ये फीचर मिसिंग है तो लोग वह कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है भाई, टिकट होल्डर भी तो होना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, टिकट होल्डर होना बहुत ज़रूरी है, पर आजकल डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का ज़माना है। तो जब आप एक साइड दे रहे हैं, अगर आप दूसरी साइड भी दे देंगे तो दोनों चीज़ इक्वल हो जाएंगी और एक लग्जरी सेगमेंट, एक लग्जरी फीचर इधर ऐड हो जाएगा, सेकंड वन इधर भी ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप इधर नहीं करेंगे ना, तो वो ऑड वन लगता है, यार इस साइड है, इस साइड क्यों नहीं दिया, यार इतना भी दे देते। तो ये कहीं ना कहीं हुंडई के हिसाब से मुझे ठीक नहीं लगता है, जो कि नहीं करना चाहिए। और उस समय सबसे पहले आप देख सकते हैं ये इस टाइप में जो कि मारुति का तो शुरू से ही पैटर्न रहा था कि ब्लैक डैशबोर्ड उनका, वो हमेशा किसी भी गाड़ी में डैशबोर्ड को ब्लैक कलर से इंट्रोड्यूस कराती थी। पर हुंडई ने जब i10 अपनी लॉन्च करी तो इसी कलर में इंटीरियर उसने डिज़ाइन किया और ये बहुत चला। बस इस कलर का एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट पता है क्या है, कि अगर इस पर कोई डस्ट के कोई स्पॉट लग जाएं या कोई स्क्रैचेस आए हैं तो वो साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा उन पर मेहनत करनी पड़ सकती है। अदरवाइज़ ये लग्जरी को बिल्कुल इंट्रोड्यूस कराता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी बताना चाहता हूँ इस गाड़ी के बारे में। जैसे ये आपने ये गाड़ी देखी हुई रेड कलर की है, पर ये प्रॉपर रेड नहीं है, थोड़ा सा मैरून शेप में। एक कलर और कंपनी ने लॉन्च किया था जो कि प्रॉपर रेड था, जो मुझे लगा था कि शायद वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चलेगा, क्योंकि उसका रीज़न था वो प्रॉपर रेड जैसा कि बाहर से है ही, बाहर से तो पूरा कंप्लीट रेड ही था, लेकिन उसके स्पोर्ट्स वेरिएंट में, और ये वाला भी रेड है पर ये प्रॉपर नहीं है, और इसके स्पोर्ट्स वेरिएंट में काफ़ी कुछ डिफरेंट था। जैसे इस वाले रेड कलर में जिसमें मैं आपको ये गाड़ी क्या कहते हैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके स्पोर्ट्स वेरिएंट में जहाँ पे आपको ये वुडन टच दिख रहा है ना, तो उस समय जब वो गाड़ी, एक और जो मैं जिस प्रॉपर रेड कलर की बात कर रहा हूँ, कभी अगर आप देखने का मौका मिले तो नेट पे आप सर्च कर लीजिएगा, उसका ही एक अलग लुक था। तो उस समय पता है क्या होता था, जब वो प्रॉपर कलर रेड लॉन्च हुआ था ना, तो यहाँ पे ये भी उन्होंने प्रॉपर रेड किया था। आपके जो AC वेंट है ना, ये वाले जो कि ये ब्लैक में है, उन्होंने इनको भी प्रॉपर रेड लॉन्च किया था। तो जो अंदर का जो लुक था ना, जो इंटीरियर में जो क्या कहते हैं जो डैशिंग लगता था, वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा। बाकी सिल्वर ट्रीटमेंट तो कंपनी ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया ही था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें गाड़ी की लग्जरी सेगमेंट को बढ़ा देती हैं, जो कि यहाँ पे भी सिल्वर ट्रीटमेंट दिया हुआ है। और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था वो और ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था। अगर मैं आपको की लगा के दिखाऊँ तो एक गाड़ी आती थी रिट्स इसके बाद ही लॉन्च हुई थी, वो मारुति की थी। तो उन्होंने इसमें से क्या कॉपी किया था मैं आपको बताता हूँ।
जैसे कि ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और इस वक्त ये मैंने पूरा ऑन कर दिया और मैं लाइट भी ऑन कर देता हूँ। फिलहाल तो वैसे लाइट दिखेगी नहीं। ये जो उन्होंने बीच में जो स्पीडोमीटर है ना, जो वाइट कलर का जो इंट्रोड्यूस कराया था, ये रात में इसका अलग ही मज़ा है। जब ये रात में अभी भी जलता है ना, इसका अलग ही मज़ा है। लेफ्ट में आपका आरपीएम मीटर है, राइट में आपका फ्यूल इंडिकेटर और नीचे इंजन टेम्परेचर। ये अलग ही मज़ा है। इसी डायल को देखते हुए जो बीच वाला जो डायल आप देख रहे हैं ना, वाइट कलर का स्पीडोमीटर जो है, ये सेम रेड्स में भी लॉन्च हुआ था, सेम यही कलर का। उन्होंने भी वाइट में ही इंट्रोड्यूस कराया था, तो शायद मे भी उन्होंने यहाँ से कॉपी किया हो, पर इसका भी अपना ही मज़ा था। और उनके भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का अपना ही मज़ा था, जब वो इससे थोड़ा सा साइड में बड़ा था, जहाँ तक मुझे ध्यान है। और पर वो वाइट में था। वो आई थिंक मेरे ख्याल से ZXi वेरिएंट में ही आता था, VXi में भी नहीं आता था। मैं कंप्लीट श्योर तो नहीं हूँ, पर जितना मुझे मालूम है। तो ये एक्चुअली मेरे फादर की गाड़ी है, मेरी भी नहीं है, तो मैं कह ही नहीं सकता हूँ कि ये मेरी गाड़ी है। पर उस समय पापा जी वैगनार को लेके जोर कर रहे थे, लेकिन जब मैंने इस गाड़ी को फर्स्ट टाइम देखा ना, तो मैंने फिर इसको ही जोर करवाया। मैंने कहा यार ये गाड़ी का लुक बहुत अच्छा है। और अक्सर आप कभी भी एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जितना मैं नॉलेज रखता हूँ अपने बिहाफ पे। एक कंप्लीट डैशबोर्ड पता है क्या होता है? एक कंप्लीट डैशबोर्ड होता है कि ये डैशबोर्ड यहाँ से लेके और आपका यहाँ तक डैशबोर्ड नहीं होता कभी भी। कंप्लीट जो डैशबोर्ड होता है ना, ये तो आप मान के चलिए डैशबोर्ड का सेटअप है, लेकिन जो कंप्लीट डैशबोर्ड होता है ना, वो यहाँ से आप मान के चलिए जो आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है, म्यूजिक सिस्टम होता है, ये यहाँ से पूरा कंप्लीट होता हुआ, और जो आपके 5 स्पीड के साथ इसमें जो गियर बॉक्स आता था, ये पार्ट अगर डैशबोर्ड में इंक्लूड हो ना, तो गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। कभी आप उस टाइम पे अगर मारुति की गाड़ी में जाएं, वैगनार वगैरह में, तो उनका जो डैशबोर्ड है वो यहीं म्यूजिक सिस्टम पे ही ख़त्म हो जाता था। ऑडियो के सिस्टम भी यहीं पर, म्यूजिक सिस्टम और क्या कहते हैं AC वगैरह के कंट्रोल यहाँ ख़त्म। उसके बाद ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, ये पूरा टोटली खाली रहता था। तो उससे क्या है कि क्या कहते हैं, आपको इधर की वायरिंग वगैरह भी उस समय मैंने देखा मारुति में काफ़ी दिखाई देती है। पर कंप्लीट डैशबोर्ड वही है जो टॉप ऑफ द लाइन वहाँ से शुरू हो, म्यूजिक सिस्टम पूरा फिट हो, कंट्रोल्स पूरे फिट हो, और ऊपर से होता हुआ नीचे तक आपको गियर बॉक्स जो है, ये पूरा सेटअप इसमें होना चाहिए। जैसे कि इसमें पूरा पैनल दिया हुआ, अगर आप साइड से देख पा रहे होंगे, या मैं दिखाने की कोशिश करूँ, ये पूरा कंप्लीट पैनल दिया हुआ है। लेकिन अगर मारुति की वैगनार की अगर मैं बात करूँ उस टाइम पे, तो उनका म्यूजिक सिस्टम हट के ये होता ही नहीं था, गियर बॉक्स उनका अलग से होता था, वो बड़ा चीप क्वालिटी का लगता था, लग्जरी लगता ही नहीं था। तो ये स्पोर्ट्स के अंदर आपको मैंने बता दिया कि आज के स्पोर्ट्स में कौन से फीचर्स मिसिंग मिलेंगे। फर्स्ट वन इज़ आपको दोनों साइड वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, सिंगल साइड मिलेगा, यानी कि को पैसेंजर साइड। इस वाली स्पोर्ट्स में जो कि 2009 की i10, इसमें आपको दोनों साइड मिलता है। तो ये थोड़ा सा बहुत ही, हालांकि कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, पर वो कहते हैं ना कि वैल्यू स्पोर्ट्स वेरिएंट, स्पोर्ट्स का मतलब ही मैं समझता हूँ कि कंप्लीट है, तो ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करता है, जो कि नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। और बाकी आप देख ही सकते हैं अंदर से पूरी फिनिशिंग गाड़ी की। 2 कप होल्डर उस समय भी आते थे, यहाँ पे हैंड ब्रेक पूरा सेटअप ये दिया हुआ है, और 1 टच कंट्रोल जो कि पावर विंडो का है। अगर मैं इसकी पावर विंडो की बात करूँ, इसका जो ऑटो साइड वाला, ड्राइवर साइड वाला जो मिरर है, ये आपका ऑटो डाउन ही आता है। स्टार्टिंग से कंपनी ने इसमें ऑटो डाउन दिया हुआ है। अब मैं आपको सेकंड फीचर बताता हूँ कि आज की स्पोर्ट्स में क्या क्या फीचर और भी मिसिंग है, जो कि उस समय की स्पोर्ट्स वेरिएंट में मिसिंग नहीं है। अगर आप आज स्पोर्ट्स वेरिएंट में जाएंगे ना, तो ये उस समय की स्पोर्ट्स वेरिएंट है i10। आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट उस समय मिलते थे, और अगर आप आज की स्पोर्ट्स में जाएंगे, आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलेंगे। ये एक सेकंड नेगेटिव थिंग है, जो कि मेरे हिसाब से जिस तरह से स्पोर्ट्स का नाम है, तो कंप्लीट सेटअप होना चाहिए, ठीक है ना। इस समय अगर आप जाएंगे तो फिक्स मिलेंगे, लेकिन जब उस समय गाड़ी लॉन्च हुई थी i10, और i20 में भी, सेम i20 में भी उस समय आपको एडजस्टेबल मिलते थे, और आज भी वो, और i10 में भी उस समय आपको एडजस्टेबल ही मिलते थे। और आज अगर आप स्पोर्ट्स में जाएंगे, चाहे वो i20 में जाएँ या i10 में जाएँ, दोनों में आपको फिक्स मिलेंगे। एक और चीज़ जो कि कंपनी ने फर्स्ट टाइम इसमें इंट्रोड्यूस कराई थी, उस समय की किसी भी छोटी गाड़ी में और किसी भी कंपनी ने इंट्रोड्यूस नहीं कराई थी। दैट वन इज़, जब आप इसका बूट यूज़ करते हैं, पार्सल ट्रे तो इसमें भी रिमूवेबल वाली है,
पर ये वाली पार्सल ट्रे मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है आज की पार्सल ट्रे। आज की पार्सल ट्रे मैंने देखी है, वो उसमें 2 साइड से लेसेस लगी रहते हैं, वो लेस खोलो उठा लो। इसमें प्रॉपर आपके कह सकते हैं कि सॉकेट बने हुए हैं, ये पूरी फिक्स हो जाती है, आपके ब्रैकेट बने हुए हैं, ये प्रॉपर फिक्स हो जाती है इसके अंदर। जो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था अभी, जो आपका जो कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया था स्पोर्ट्स में, आपको लगेज लैम्प मिलता था बूट को यूज़ करने के लिए। ये रहा। आजकल गाड़ियों में इसको ऑन ऑफ का भी क्या कहते हैं, इसमें स्विच आता है, पर उस समय ऐसा नहीं था। बस जैसे ही आप रात में या कभी भी दिन में भी, दिन में तो खैर लाइट की ज़रूरत नहीं है, पर ये बूट खोलते ही ऑन हो जाता था, और जब आप रात में यूज़ करते थे तो ये लगेज लैंप आपको मिलता था। ये छोटी गाड़ियों में किसी ने नहीं दिया था, ये हुंडई ने फर्स्ट टाइम दिया था। तो ये ऐसे 4-5 फीचर हैं जो हुंडई ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराए थे i10 के अंदर, और इस गाड़ी ने एक अलग ही मार्केट को बूस्ट किया, सेट किया, और आज भी i10 अपना लेवल मेंटेन करके चल रही है। तीसरी चीज़ जो मैं बात कर रहा था, एक जो फीचर मिसिंग है इस वाले स्पोर्ट्स वेरिएंट में i10 में, आपको रियर वाइपर मिलता है। अगर आप आज की i10 में जाएंगे या i20 में जाएंगे, स्पोर्ट्स वेरिएंट में जाएंगे, तो आपको वाइपर नहीं मिलेगा। तो ऐसी कई सारी चीज़ है जो मिसिंग है आज की डेट में, पर पहले नहीं हुआ करती थी। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है कि नाम आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे बैजिंग लगी हुई है। पहले ये प्रॉपर क्रोम में थी, पर डस्ट की वजह से ये पूरा डल हो गया। और 1.2 की बैजिंग आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। इंजन की बैजिंग आपको आगे मैंने दिखाई दी, कापा 1.2। तो ये है इस गाड़ी की कहानी ओवरऑल। और थोड़ा सा चीप ये लगता है कि जिस हिसाब से आपने वेरिएंट का नाम रखा है, उस हिसाब से अगर चीज़ें भी मिल जाएं तो किसी को ज़रूरत नहीं है कि वो एक्स्ट्रा पे जाएगा। और उस समय हकीकत में कोई एक्स्ट्रा पे नहीं जाता था, क्योंकि वो फुली स्पोर्ट्स से सेटिस्फाई होते थे। उस समय ब्लैक स्ट्रिप आती थी, उसके बाद जब इसका फेसलिफ्ट आया था इस वाली i10 का, उसमें फिर जो स्पोर्ट्स वेरिएंट में जो कलर आप लेते थे उस कलर की आपको यहाँ पे साइड स्ट्रिप मिलती थी। और उसमें 1-2 फीचर और भी ऐड किए गए थे, जैसे इस वाली क्या कहते हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट में ये जो मिरर हैं आपके ORV, ये मैनुअली एडजस्ट करने पड़ते हैं, बंद भी करने पड़ते हैं, और अंदर से एक स्टिक लगी हुई है, तो इनको मिरर को यहाँ से कंट्रोल करना पड़ता है। ये स्टिक जो आप ब्लैक कलर की देख रहे हैं, अगर आप पास है, इनसे मिरर कंट्रोल होते हैं, और इसको मैनुअली बंद करना पड़ता था। लेकिन जब इसके बाद स्पोर्ट्स वेरिएंट में जब नेक्स्ट इसका फेसलिफ्ट आया, तो कंपनी ने एक फंक्शन, एक फीचर और ऐड कर दिया कि आपको ये जो मिरर है ये अंदर से ही स्विच के थ्रू ऑपरेट करने को मिल जाते थे। मतलब ये स्टिक उन्होंने यहाँ से, जो ब्लैक कलर की आप स्टिक देख रहे हैं, ये उन्होंने यहाँ से ख़त्म कर दिया। आप स्विच से ही ऑपरेट करें, और फिर उसमें ही जो सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी, जो कि जहाँ तक मुझे ध्यान है, हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन कहीं थोड़ी बहुत गलत भी हो, उन्होंने टर्न इंडिकेटर सबसे पहले i10 में ही इस जगह लॉन्च किए थे स्पोर्ट्स वेरिएंट में। तो ये तो थी 2009 i10 स्पोर्ट्स, और इसमें एंटीना भी आता था। आज की डेट में वो एंटीना हम लोग लगाते नहीं हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दब जाता है काफ़ी नीचे। और म्यूजिक सिस्टम 4 स्पीकर इसके साथ ये स्पोर्ट्स वेरिएंट आता था। और इंजन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, 1.2 कापा इंजन, और आई थिंक 82 bhp की पावर ये प्रोड्यूस करता था, 112 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। कुछ इस तरह का फिगर मेरे माइंड में अभी भी कैलकुलेट है। डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो ये इसकी जो लेंथ आती थी 3.5 मीटर की, चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 मीटर के अराउंड थी। व्हील बेस इसका 2.3 मीटर के अराउंड था। तो ये इस गाड़ी की पूरी कहानी। और आपको इसमें 2 रेड आते थे, एक आपका ये वाला रेड है जो कि प्रॉपर नहीं है, थोड़ा सा मैरून शेड है इसमें आप कह सकते हैं, और एक प्रॉपर रेड आता था। तो उसी की मैं बात कर रहा था, जहाँ पे अंदर जगह जगह आपको रेड इंसर्ट आपको देखने को मिलते थे। तो गाइस, ऐसी नई पुरानी सब तरह की वीडियो लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग नई की तरफ तो चले जाते हैं और पुरानी का हमारी तरफ, पुरानी चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं होता, जबकि पुराना भी अपनी जगह एक लेवल हर प्रोडक्ट, हर कंपनी का सेट करता है।
उस समय हुंडई का कुछ इस तरह का लोगो आता था क्रोम के साथ, सिर्फ फ्रंट में ही क्रोम आती थी, चाहे वो i20 हो या i10। आज तो आजकल तो देखें क्रोम मतलब एक फैशन हो गया है, ट्रेड हो गया है। विदाउट क्रोम कोई भी गाड़ी आपको मिलेगी ही नहीं, और क्रोम अपने आप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जितना मैं ऑटोमोबाइल के बारे में जानकारी रखता हूँ उस भी आप पे, कोई भी गाड़ी अगर सेल हो रही है, डजंट मैटर कि वो किस कंपनी का ब्रांड है, या वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही है, या उसकी कोई सेकंड जनरेशन आ रही है, या उसकी कोई फेस लिफ्ट आ रहा है, थोड़े से कॉस्मेटिक चेंजेस वगैरह हो रहे हैं, गाड़ी कोई भी हो, अगर उसका सिंगल लुक आई कैचिंग है, एक होता है ना, एक होता है लुक और एक होता है कि माइंड में सेट हो गया कि भाई क्या गाड़ी है, तो उस गाड़ी को किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी गाड़ी हो, इनफैक्ट चाहे कोई बाइक हो या कोई स्कूटी हो या कोई कार हो, लुक अगर एक बार आपका माइंड में सेट हो गया तो डजंट मैटर कि वो किस कंपनी की है, डजंट मैटर कि उस आपके पास उसका बजट है कि नहीं है। हम लोग आज की डेट में भी एंडेवर देखते हैं, फॉर्च्यूनर देखते हैं, स्कोडा की कोडियाक देखते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास उस लेवल का बजट हो, लेकिन जब हम देखते हैं ना तो हम यही कहते हैं कि यार क्या गाड़ी है। तो कोई भी गाड़ी बिना लुक के तो सेल हो ही नहीं सकती, मार्केट में अपनी जगह बना ही नहीं सकती। एक सिंगल लुक काफ़ी होता है। और जब ये गाड़ी आपको लॉन्च हुई थी ना, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये इंडियन कार ऑफ द ईयर हुंडई की रह चुकी है 2008 या 9 में। अच्छा खासा इसने अपना मार्केट बनाया था, और शाहरुख सर ने इसका मार्केटिंग किया था, ऐड किया था। तो जो इसका जो ऐड आता था टीवी पे, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग आता था। लास्ट में इसकी जो थीम थी, इस गाड़ी की थीम, यानी कि आप कह लीजिए इस गाड़ी की टैगलाइन जो थी ना, तो वो थी कैच दी आई। अगर आप देखना चाहें तो गूगल पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे इसका वीडियो पुराना पड़ा हुआ, कैच दी आई। तो वो जो आई जो वर्ड है ना, वो बड़ा ही अट्रैक्टिव लगता था, कैच दी आई, वो चीज़ है। तो कैसी लगी ओवरऑल पूरी स्टोरी और कंप्लीट छोटा सा रिव्यू मैंने इसका बनाया था, वॉक अराउंड गाड़ी आप देख ही सकते हैं। मैंने जितना भी इस गाड़ी को चलाया है, हालांकि गाड़ी ये है कि कम चली है हमारी, क्योंकि हमारी फैमिली गाड़ी है तो कम ही चल पाती है, जब ज़रूरत होती तो चलती है। लेकिन मुझे कहीं कहीं जगह मुझे थोड़ा सा पंच नहीं मिलता है, थोड़ा सा लैग फील होता है। लेकिन जब मैंने इसको दौड़ाया है, मतलब मैंने इसको 120 भी, वैसे तो 80-90 हाईवे क्रूज़ करी है, लेकिन कभी कभार मैं इसको 120 तक भी ले गया हूँ, पर इसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। पर वो स्पीड जो है ना छोटी गाड़ियों के लिए, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उससे, छोटी गाड़ी हमेशा अगर आपको मेंटेन रखनी है कि उसका एवरेज भी ना बिगड़े, कोई मेजर इशू ना आए, और क्या कहते हैं सर्विस भी आपकी मेंटेन रहे, सर्विस पे ज़्यादा सर्विस चार्जेस ना आए, 80-90 हमेशा हाईवे क्रूज़ करिए। 80-90 से कभी ऊपर मत जाइए। 100-120 अगर वो जा रही है तो ले जाइए, पर वो फिर एक आउट ऑफ कंट्रोल वाली सिचुएशन होती है। छोटी गाड़ी को चाहिए अगर आपको एक अच्छा एवरेज मेंटेन करना है तो 80-90 ठीक है, इससे ज़्यादा ऊपर ना चलाए, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और यही कहूँगा लास्ट में कि ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और भी वीडियोस आने वाली हैं, और जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का। अगर उनके पास भी कोई पुरानी गाड़ी है जिसका वो रिव्यू कराना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब अकाउंट पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डजंट मैटर कि वो गाड़ी फोर्ड की है, मारुति की है, और हुंडई की है, या किसी महिंद्रा की है। अगर मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है 1.3 में, अगर आप लोगों को याद हो, जो लोग गाड़ियों के बारे में नॉलेज रखते हैं, एक गेट्स भी आती थी हुंडई की, वो क्या कहते हैं स्विफ्ट, आप कह लीजिए वो स्विफ्ट का उससे बड़ा तगड़ा ही कंपटीशन था। लेकिन कुछ टाइम बाद वो बंद भी हो गई थी। अब वो किस वजह से बंद हुई, गेट्स बंद हो गई थी। स्विफ्ट तो खैर 1.3 से कन्वर्ट होकर 1.2 में आ गई, लेकिन गेट्स भी अपनी टाइम पे बहुत गाड़ी चली थी, हुंडई गेट्स। तो ये 4-5 छोटी गाड़ियाँ हैं जिनकी वजह से हुंडई को इंडिया में बहुत अच्छी पहचान मिली है। सबसे पहले उनकी सेंट्रो थी। सेंट्रो जिस समय पे आई थी, अगर आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान होगा तो मैं आपको और बता देता हूँ एक थोड़ी सी नॉलेज के तौर पे। सेंट्रो के साथ दो गाड़ियाँ और आई थी, और एक गाड़ी थी आपकी, मुझे अभी भी ध्यान है, शायद वो कंपनी बंद हो गई है। मैंने ऐसा सुना था कि वो बैंक के कर्जे में डूब गई थी। वो कंपनी थी देवो की एक सियालो आती थी। फिर उन्होंने छोटी गाड़ी इंट्रोड्यूस कराई, देवो की मटीज़। तो सेंट्रो और मटीज़ में बहुत तगड़ा कंपटीशन रहा था। आप गूगल पे जाके फ़ोटो देखिएगा, वो भी गाड़ी बड़ी प्यारी थी।
इन दोनों गाड़ियों के बाद एक गाड़ी और इंट्रोड्यूस हुई, वो अपनी इंडियन कंपनी थी जिसका नाम है टाटा। तो उन्होंने जो गाड़ी लॉन्च करी थी, टाटा इंडिका जो लॉन्च करी थी। तो छोटी गाड़ियों में, इन तीनों गाड़ियों में बहुत तगड़ा कंपटीशन रहा था। मैं हर जगह, हर रोड पे ये गाड़ी मैं इजीली देख लेता था, सेंट्रो, मटीज, इंडिका। और इंडिका का तो क्या ही कहना, जो उसकी लाइट जाती थी ना साइड से और टॉप ऊपर स्पॉइलर तक जाती थी, वो इस तरह पब्लिक को अपनी तरफ खींचती थी, पता नहीं कितनी बड़ी लग्जरी कार है। लेकिन मटीज आउट हो गई, क्योंकि ऐसा सुना था कि कंपनी कहीं ना कहीं कोलैप्स हो गई है बैंक के कर्जे में। तो उसके बाद इंडिका काफ़ी मेंटेन किया, V2 वगैरह आने लग गई इंडिका में, इंडिगो भी आने लग गई, तो इंडिका छाई रही। लेकिन फिर सेंट्रो से जब सेंट्रो जिंग आई, तो वहाँ पे भी कंपनी ने अपने आप को मेंटेन करके चला। तो बैकबोन आप कह लीजिए, हुंडई की बैकबोन सेंट्रो है। उसके बाद जो बूस्ट मिला वो इस गाड़ी से मिला था, फर्स्ट जनरेशन i10। उसके बाद आप देख ही रहे हैं आज की डेट में हुंडई कहाँ से कहाँ है। छोटी गाड़ियों में अभी भी सेंट्रो शायद में भी डिसकंटिन्यूड हो चुकी है, कंफर्म नहीं हूँ, मे भी डिसकंटिन्यूड हो चुकी है। लेकिन i10 आज की डेट में भी है, i20 आज की डेट में भी है। i20 का भी अपना ही अलग से बेंचमार्क सेट है, उसकी भी एक वीडियो लेके आऊँगा, एक जिसकी एलीट i20 या उससे पुरानी वाली i20 कोई मिलेगी जिन्होंने मेंटेन कर रखी होगी, उसकी भी एक वीडियो लेके आऊँगा। तो ये वीडियो यहीं तक की थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। लास्ट में यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन पे ऑल पर क्लिक कर दीजिए और वीडियोस देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। और ऐसी ही गाड़ियों की अगर कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, जो लोगों को पसंद है, रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो मेरे अकाउंट में मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, तो उस पर जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो बताइएगा। लास्ट में यही कहूँगा कि ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।